11 पॉइंट हैं विच इज गुड इनफ। बाकी समझने के लिए ये इसमें एनडी का लेक्चर और एक आर्टिकल, ये दोनों में से मैंने डाले। ठीक है, तो हाँ, फापी बेसिकली क्या है? ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, ये ट्यूमर है। जो ट्यूमर का माइक्रो एनवायरनमेंट होता है ना, उसके अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, the activated fibroblasts have the receptor called FAP, fibroblast activated protein. So ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर फाइब्रोब्लास्ट का सारा काम करता है जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में ट्यूमर को प्रोपोगेट करने के सारे काम रहते हैं। सो दैट इज वो टिश्यू रीमॉडलिंग, एंजियोजेनेसिस, ये सब फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उसके थ्रू when it interacts with the other stromal cells and the tumor cells, all these actions take place. So one of those receptors is the fibroblast associated protein, which is a very specific receptor for the fibroblast. Okay, so basically tumor microenvironment पे को alter करने के तरीके have been utilized. ठीक है, तो पहले समझ लो, उसके बाद अपन पॉइंट्स देख लेंगे। ठीक है, सो FAP इनहिबिटर अपन जो यूज करते हैं वो फापी स्कैन में आई इज द इनहिबिटर। ठीक है, सो FAP inhibitor is used for PET imaging as a strategy that targets the cell population in the tumor surrounding stroma. ठीक है, that is a tumor microenvironment termed cancer. तो ये कौन सी सेल को टारगेट करते हैं? कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट को। These can be identified. ट्यूमर के माइक्रो एनवायरनमेंट में जो 10 तरह के सेल्स होते हैं उसमें से 1000 तरह के सेल्स होते हैं, उसमें से कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट के प्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं अपन के रिसेप्टर को। तो how to identify cancer associated fibroblasts? By they in the tumor microenvironment they have several markers which are upregulated. मतलब उसमें से FAP is one of the markers. upregulated मतलब नॉर्मल टिश्यूज के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं उसमें ये मार्कर्स बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, एंड दैट इज आल्सो द रीजन व्हाई इन फैपी स्कैन आपको अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है, क्योंकि नॉर्मल टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर जो मार्कर्स होते हैं दे आर वेरी लेस, और वही ट्यूमर के आजू बाजू जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं वो एक्टिवेटेड होती है, तो उनके अंदर ये मार्कर्स आर वेरी मच हाईली रिप्रेजेंटेड, सो यू गेट अ नाइस कॉन्ट्रास्ट. Tumor lights up, the normal tissue does not light up. And similarly healing के टाइम पर भी जो फाइब्रोब्लास्ट का रोल है वुंड हीलिंग के अंदर, so even those tissues also light up. So that is a fallacy, but that can also be used. जैसे इसके अंदर इसने बिनाइन के एग्जांपल्स दिए हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने आंसर में क्योंकि अपने को जरूरत नहीं है. मायोकार्डियल इस्चेमिया, वुंड हीलिंग, इन सब में भी फैपी स्कैन कैन टेक्निकली हेल्प. ठीक है, सो फैप इनहिबिटर टारगेट्स द कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर जो फैप प्रोटीन रहता है रिसेप्टर उसको, एंड दीज फाइब्रोब्लास्ट आर टेक्निकली आइडेंटिफाइड बाय द FAP मॉलिक्यूल. एंड हम जो रिसेप्टर्स को टारगेट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उसमें द फैप बेस्ड रेडियो ट्रेसेस डेवलप्ड सो फार, गैलियम 68 इज द मोस्ट फेवरेबल इमेजिंग फीचर. ठीक है, ये उसने वही लिखा है कि फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशंस विद फैप रिसेप्टर्स आर आल्सो फाउंड इन द हीलिंग टिश्यूज. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है खाली. ट्यूमर स्ट्रोमा इज रिपोर्टेड टू डेवलप अराउंड मैलिग्नेंट सेल्स एक्सीडिंग 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ साइज. वो ट्यूमर स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट है, सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर मटेरियल्स. सेल्स के अंदर एक सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट, एंड एविडेंस सजेस्ट दैट स्ट्रोमा और ट्यूमर का इंटरेक्शन जो है दैट इज व्हाट सस्टेन्स द ट्यूमर. तो दैट पे अपने को पता है न्यू एंटीजेंस और ये सब उस पे ही काम करता है. सो बेसिकली ट्यूमर हैज अ वेरी एक्टिव इंटरेक्शन विद द स्ट्रोमा सराउंडिंग द ट्यूमर, एंड द स्ट्रोमा सराउंडिंग द ट्यूमर कैन आल्सो हेल्प इन ग्रोइंग द ट्यूमर. ठीक है, मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स, एंजियोजेनिक फैक्टर्स सीक्रेटेड फ्रॉम द स्ट्रोमल सेल्स सच एज TGF beta, VEGF, TNF alpha lead to upregulation of oncogenes as well as pro-oncogenic factors enhancing cancer metabolism. तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट. तो how you use cancer associated fibroblast as the target cells. ठीक है, तो नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो ट्यूमर के अराउंड जब आता है they become activated. These activated fibroblasts achieve a sedentary shape. जो नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट स्पिंडल शेप का होता है वो अभी स्टेलेट बन जाएगा, मतलब सेडेंटरी हो जाएगा. In the course of activation they are transformed into stellate cells and they then express several markers. उसमें से one of the markers is FAP,
and so these cancer associated fibroblasts are found in numerous tumors, especially in those जहाँ पे strong desmoplastic reaction है. तो we know pancreatic ductal carcinoma के अंदर desmoplastic reaction काफी रहता है, breast के अंदर रहता है, lung cancer के अंदर रहता है. तो ऐसे उसने और example दिए हैं, colorectal, prostate, breast, pancreatic, lung cancer. So in tumors पे जहाँ पे fibroblastic component, desmoplastic reaction post chemotherapy या फिर even primary में ज्यादा रहता है, वहाँ पे desmoplasia itself is a marker of फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी. तो फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिविटी ज्यादा रहेगा, और ट्यूमर के आजू बाजू डेस्मोप्लाजिया है मतलब ट्यूमर के आजू बाजू फाइब्रोब्लास्ट है, मतलब ट्यूमर के आजू बाजू वाला फाइब्रोब्लास्ट इज एक्टिवेटेड, उसमें FAP का concentration is always up regulated than the normal fibroblast, and that is where you are going to use your scan. So this aspect of the cancer associated fibroblast, कौन सा aspect? Increase number in cancer and increase FAP receptors in these is an attractive target for both anti-tumor therapy as well as imaging. ठीक है, तो imaging मतलब अपन जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, anti-tumor therapy मतलब PRRT वगैरह जो ये लोग देते हैं. So in practical use, the low expression of FAP in quiescent fibroblasts, quiescent मतलब in healthy adult tissues, is beneficial for selective imaging of pathologic changes with low background signal. So ये low background signal क्यों आता है? क्योंकि normally they are less. फाइब्रोब्लास्ट लेस नहीं है, उसके ऊपर जो FAP का मॉलिक्यूल है वो कम क्वांटिटी में नॉर्मल सेल के अंदर, ट्यूमर के अंदर वो ज्यादा क्वांटिटी में. सो इसलिए बैकग्राउंड एक्टिविटी तुम्हारी काफी रिड्यूस हो जाती है. तो रोल ऑफ FAP इन कैंसर, ठीक है, तो कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट, उसके ऊपर जो FAP है, तो ये कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट ट्यूमर के साथ इंटरैक्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस FAP. तो रोल ऑफ FAP का क्या क्या है, ये तुम्हारी NBE का स्लाइड्स है. इंक्रीज कैंसर सेल माइग्रेशन, EMTs, immunosuppressive, angiogenesis promoting, chemotherapy resistance, and high FAP expression is correlated with poor prognosis. So basically the entire fibroblast is going to act in the tumor. Its entire role is based upon, to a large extent, via FAP. वो FAP के बिना इंटरैक्ट नहीं कर पाता ट्यूमर से, और इन FAP का इंटरैक्शन का रोल इतना सारा है कैंसर में. एंड दैट इज वाई आप इसको इनहिबिट करते हो अगर थेराप्यूटिकली, तो ट्यूमर में भी फायदा रहता है. तो FAP है क्या? FAP इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर डोमेन, ट्रांससेलुलर एंड लार्ज एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन. तो FAP कैरेक्टरिस्टिकली possesses these peptidase and endopeptidase activity, जिसके कारण fibroblasts are able to cleave proteins in the surrounding tissue, thus promoting protein degradation and matrix remodeling. तो ये आपका FAP का नॉर्मली रोल है. ये अपने को आंसर मिलता है. FAPI ट्रेसर्स, तो बहुत सारे ट्रेसर्स डेवलप करे, उसमें से लिंडलर एट आल, ये याद मत रखना भले, गैलियम लेबल्ड FAPIs with specific binding to FAP were synthesized by these guys, which presented a rapid and almost complete internalization of the ligand receptor complex. And फिर हमने यही गैलियम एसोसिएटेड FAPI के हमने अलग अलग जनरेशन निकाले. कोई FAPI 46 है, कोई FAPI 21 है. इसमें 46 और 21 क्या है मुझे नहीं पता. एक 74 है, एक 4 है, एक 2 है. सो ये बेसिकली अलग अलग आइसोटोप्स रहेंगे. तो इम्प्रूवमेंट इन ट्यूमर बैकग्राउंड रेशियोज विथ हायर इमेज कॉन्ट्रास्ट वाज अचीव्ड स्पेशली विथ FAPI 21 एंड 46. In particular, 46 showed an increasing TBR मतलब ट्यूमर टू बैकग्राउंड रेशियो ओवर टाइम, मेकिंग दिस ट्रेसर अ प्रॉमिसिंग टूल फॉर फ्यूचर थेरानोस्टिक एप्लीकेशन. ये भी सिर्फ कॉन्सेप्ट है, लिखना नहीं. ठीक है, तो ये तुम्हारा फिर से आंसर आता है. सो ये उसने NB ने बताया कि देख पेट स्कैन में देखोगे ना, तो GI में अपटेक रहता है, फिजियोलॉजिकल अपटेक इन द GI सिस्टम, फिजियोलॉजिकल अपटेक इन द सलाइवरी ग्लैंड्स इन पेट स्कैन बिकॉज ऑफ FDG. तो ये उसके अंदर नहीं रहता. यूनिक फॉर FAP क्या है? फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ग्लूकोज लेवल्स आर नॉट नीडेड, मतलब इट इज अ वॉक इन स्कैन. स्कैन स्टार्ट्स विद इन 10 minutes एंड आफ्टर डोज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज रिडक्शन है, 1/3 डोज देना पड़ता है. गैलियम का जो डोज है, रेडियो एक्टिव डोज है, वो इट इज ऑलमोस्ट 1/3 दैट ऑफ FDG, और उस 1/3 डोज में इतना अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है. एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन इज अबाउट 90% ऑफ कैंसर्स वेयर इट इज बेटर देन FDG पेट स्कैन. ठीक है. Increased contrast due to decreased background uptake in GIT oral cavity
and therefore tumor background ratio is increased, therefore better image quality is obtained in FAPI than in PET scan, and therefore increased sensitivity also. ठीक है, without any dietary preparation. और ये लार्जर बैच, ये उसने एनबीए के अंदर समझाया था कि पेट स्कैन का जो डाई रहता है ना, एफडीजी पेट, वो हमारे यहाँ भी ऐसा रहता है, एफडीजी पेट कम्स फ्रॉम द होमी भाभा इंस्टीट्यूट, तो वो वहां से आता है, तो एक अमाउंट ऑफ बैच ही आता है वो, मतलब उसके आप मतलब यू कैन नॉट सिंपली डू अ पेट स्कैन लाइक अ सीटी स्कैन कभी भी कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। एक आपका लिमिटेड क्वांटिटी होता है और वो सिंथेसाइज होता है मेडिकल साइक्लोट्रॉन्स में, जो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं रहते हैं, दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटेड। तो पर उसके बदले आप जो गैलियम जनरेटर है, गैलियम जनरेटर इज समथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इन हॉस्पिटल्स आल्सो एंड दैट कैन बी मेड बाय रेडियोथेरेप्यूटिक फार्मास्यूटिकल्स। तो गैलियम जनरेटर होना इज डिफरेंट एंड एफडीजी जनरेटर होना इज डिफरेंट। एफडी जनरेशन इज सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटेड, वो कहीं से आता है, वो हमारे यहाँ पे भी ऐसा रहता है। एंड गैलियम जनरेटर आपके पास है तो आप गैलियम रिलेटेड आइसोटोप्स जनरेट कर सकते हो अपने हॉस्पिटल में, एंड देयरफॉर यू हैव अ वॉक इन स्कैन वेयर यू हैव अवेलेबल ऑफ द रेडियो ट्रेसर आल्सो, एंड यू हैव no fasting needed, no prerequisites needed, so you can do a rapid scan also. तो ये है उसने एग्जांपल्स दिए थे तुम्हारे पेट और फैपी स्कैन के कोरिलेशन को क्या क्या बोलते हैं, कंपैरिजन किया था। सो मैलिग्नेंस दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद हाई फैप एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब इंक्रीज डेस्मोप्लाजिया वाले। पैंक्रिया, ये ग्रीन वाले जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिए, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि पेट स्कैन के अंदर सलाइवरी ग्लैंड का, एफडीजी पेट के अंदर सलाइवरी ग्लैंड का अपटेक रहता है फिजियोलॉजिकल, फैपी के अंदर कैंसर में अपटेक होगा, क्योंकि नॉर्मल सलाइवरी ग्लैंड विल शो लेस अपटेक। कोलोन कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर्स, लंग कैंसर, उसके अलावा यू हैव मेसोथेलियोमा एंड पेरिटोनल कार्सिनोमैटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा नया एप्लीकेशंस आया है। एंड अननोन प्राइमरी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सार्कोमा। फैपी इज लेस सेंसिटिव, ये भी एक पॉइंट जरूर लिखना, इन लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, थायराइड का कहीं इसमें लिखा है उसने, पर ऐसे एनबी के क्लास में उसने ये दोनों स्पेसिफिकली कहे थे। सो लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा को छोड़ के बाकी हर जगह फैपी इज इधर इक्वल टू एफडीजी पेट और मोर सेंसिटिव देन एफडीजी पेट। ठीक है, ये एक डायग्राम एक बार देख लेना, इसमें देखो लिम्फोमा, थायराइड, मल्टीपल माइलोमा कम है, बाकी प्रोस्टेट में इज इक्विवेलेंट टू पेट, ग्लियोब्लास्टोमा में एटलीस्ट इक्वल इफ नॉट बेटर। बेटर इसलिए क्योंकि ब्रेन का अपटेक पेट में फिजियोलॉजिकल रहता है, तो फैपी के अंदर ऐसा नहीं है, सो इट इज बेटर। फिर आता है तुम्हारा थेरानोस्टिक एप्लीकेशंस, जहां पे आप पीआरआरटी यूज कर सकते हो, तो उसका भी इसने बहुत अच्छा दिया है एनबीए ने। Why is FAP target therapy act? मतलब you are now using the fibroblast activated protein along in the tumor microenvironment fibroblast to treat, not just diagnose. अभी तक आप डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे थे, अभी आप ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो। तो ट्रीटमेंट क्यों उसका ये बहुत टारगेटेड थेरेपी जैसा अप्रोच है, बिकॉज टारगेटिंग एफएपी टू डिप्लीट स्ट्रोमल ये अपना कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट will disrupt the cancer supportive function and therefore inhibit का। अपन ने देखा ऊपर ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो तुम्हारे पास फाइब्रोब्लास्ट हैं, they interact via FAP receptors and cause stromal remodeling and cancer promotion of the cancer gene, promotion of the cancer tissue। तो अगर आपने फैप को टारगेट करके कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट को ही आपने डैमेज किया अगर, तो ये फाइब्रोब्लास्ट का क्वांटिटी कम हो जाएगा और ट्यूमर का सपोर्ट जो दे रहा है ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट वो भी कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर द ट्यूमर विल टेक्निकली श्रिंक। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो बाय ब्रेकिंग द स्ट्रोमा बैरियर, इफेक्टिवनेस ऑफ, इनफैक्ट ये सुपर एडेड वैल्यू है कि बाय ब्रेकिंग द स्ट्रोमा बैरियर, बाय फाइब्रोब्लास्ट को आपने हटा दिया तो स्ट्रोमा का माइक्रो एनवायरनमेंट काफी सारा चेंज हो गया। So the effectiveness of other pharmacological, immunological or radiation or cell-based therapies may also be enhanced। ठीक है। तीसरा, ये soil and seed theory बताया था उसने कि molecular radiotherapy FAP directed can deliver ionizing radiation to cancer associated fibroblasts। तो cancer associated fibroblasts के ऊपर FAP का रिसेप्टर है, इसके ऊपर आपने अगर PRRT दिया, मतलब एक मॉलिक्यूल उसके ऊपर आपने लुटेशियम अथवा एक्टिनिशियम अथवा यूट्रियम को फैप के अगेंस्ट आपने लोकलाइज किया, तो वो मॉलिक्यूल जाके फैप रिसेप्टर को बाइंड करेगा और उसके ऊपर का जो लुटेशियम और ये सब रहेगा वो
वो जो रेडिएशन रिलीज करेगा, दैट रेडिएशन विल डैमेज दीज सेल्स. So these cells will be damaged because of that radiation, and these cells are in close contact with the tumor. So cross radiation effects will also damage the tumor. So this is called the soil and seed theory. Seed is the FAP, soil is the microenvironment. So targeting these FAP receptors on the tumor, on the cancer associated fibroblast, will release radiation. That radiation is 2 to 3 micrometers है, नैनोमीटर है मुझे याद नहीं है, but काफी कम होता है ना स्प्रेड इनका. तो in that less amount of distance that they travel also, since these fibroblasts are associated with the tumor, they will be damaging the tumor cells. And you have two types of molecules that to emit radiation. One is the alpha emitter, the other is the beta emitter. ये एनबीई के क्लास में उसने अल्फा एमिटर में एक्टिनिशियम बताया और बीटा एमिटर के अंदर लूटेशियम बताया. तो अल्फा और बीटा का फर्क क्या है? अल्फा एमिटर्स आर शॉर्ट रेंज एंड बीटा एमिटर्स आर लॉन्ग रेंज. सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप करोगे अगर, तो इट कैन लीड टू एडिटिव इफेक्ट्स ऑन द ये. एंड तीसरा है एफएपी टारगेटेड पीएसएमए टारगेटेड एमआरटी में ये रेडिएशन थेरेपी में ऑल्सो इंक्रीज रेडिएशन डोजेज इन द स्ट्रोमा रिच प्रोस्टेट कैंसर लीजन्स. तो यू हैव 4 FAP टारगेटेड थेरेपी, थेरानोस्टिक्स, एप्लीकेशन थेरानोस्टिक्स ऑफ FAP. तो इसमें 4 पॉइंट. पहले तो क्यों टारगेट करना चाहिए, दूसरा उसका एडिटिव इफेक्ट, टारगेट किया तो स्ट्रोमा को आपने डैमेज किया तो उसका एडिटिव इफेक्ट. तीसरा इफेक्ट कैसे होता है, सॉइल प्लस सीड थियरी, उसमें कंबाइनिंग अल्फा एंड बीटा एमिटर. चौथा प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी पीएसएमए पेट के ऊपर आपने अगर फापी का मॉलिक्यूल भी डाल दिया, दैट इज इवन बेटर. एंड लास्ट पॉइंट कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा, potential to combine FAP targeted radiotherapy with PD-L1 therapy. ठीक है, क्योंकि depletion of cancer associated fibroblasts impacts the growth of cancer cells and enhances the anti-tumor immune response also. So you can even enhance immune response more by disrupting T regulatory cells. and T regulatory cells का interaction कैसे disrupt करते हैं अपने PD-L1 PD-1 inhibitors. तो ये 5वां रिव्यू. ठीक है, बाकी तो उसने सब एग्जांपल्स दिए हैं. ये उसने दिया था आपको ये लूटेशियम का, कि देखो पेरिटोनियल मेटास्टेसिस, यहाँ पे क्या, ये पेरिटोनियल मेटास्टेसिस ये सब यहाँ पे रिड्यूस हो गए. यहाँ पे इसने एक्टिशियम का एग्जांपल दिया, ये सारा पेरिटोनियल मेटास्टेसिस देखो, जो ब्लैक है दैट इज ऑल पेरिटोनियल मेटास्टेसिस, इट्स ऑल रिड्यूस्ड. ठीक है, और क्या था, बस ये उसने बाद में डायग्राम से दिए हैं सर समझने के लिए. ठीक है, सो आंसर अगर आता है फैपी के ऊपर, तो पहला पॉइंट लिखना, फैपी क्या है, गैलियम लेबल्ड एफएपी इनहिबिटर पेट. ये फैपी का डेफिनेशन है, गैलियम. ठीक है, इसका डेफिनेशन है गैलियम लेबल्ड एफएपी इनहिबिटर पेट is based on the molecular targeting of FAP, that is fibroblast activated protein, which is known to be highly expressed in the cell population of the tumor stroma, that is cancer associated fibroblast. तो cancer associated fibroblast क्या है, उसके ये अपने लिख दिया. फिर तीसरा है they provide the most favorable imaging features, gallium provides the most favorable imaging features. उसके बाद अपने लिखा, तीसरा पॉइंट था ना, उसके बाद अपन ने लिखा cancer associated fibroblasts are found especially in those in higher quantity in those जिसमें desmoplastic reaction बहुत ज्यादा होता है, उसके एग्जांपल लिख दिए. 5वां लिखा आपने, ये aspect of the cancer associated fibroblasts is also utilized to give a good background, मतलब normal tissue के अंदर उसका expression low है, तो this gives a better contrast and better sensitivity. 6ठा आपने लिख दिया ये, तो role of FAP in cancer क्या है. उसके बाद आपने लिख दिया 7th पॉइंट, कौन से कैंसर्स में. उसके बाद आपने 7th और 8th पॉइंट लिखा पेट के साथ कंपैरिजन उसका, कि ये कंपेयरिंग विद पेट यूनिक फॉर फैपी क्या है. दूसरा कंपेयरिंग विद पेट, आपके पास सेंसिटिविटी किसमें ज्यादा है, किसमें थोड़ा कम है, इसमें या तो ज्यादा है या तो इक्वल है और इसमें कम है. उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखा थेरानोस्टिक एप्लीकेशंस का, तो उसमें खाली इतना याद रखना कि डोटा चिलेटर जो केलेटर होता है इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलाउस कपलिंग ऑफ द फैपी मॉलिक्यूल्स. ये जो आप डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे थे फैपी मॉलिक्यूल, उसको आपने डोटा के थ्रू कपल कर दिया
रेडियोथेराप्यूटिक एजेंट लुटेशियम अथवा एक्टिनिशियम से। सो द डोटा किलेटर, अपने जो डोटा टेट कहते हैं ना, सो मैं ये ऑक्ट्राइड स्कैनिंग या डोटा नॉक कहते हैं, उसमें हमेशा दिस इज द रेडियो ट्रेसर, रेडियो थेराप्यूटिक एजेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट, डोटा इज द किलेटर। So DOTA chelator is the molecular structure allows that coupling of FAPI molecules with the therapeutic emitters such as lutetium and yttrium for theranostic applications. तो उसमें फिर आपने लिख दिया why is it an attractive target and बस हो गया इतना, 10 पॉइंट हो गए, 2 पेज में तो आराम से लिख सकते हो कंक्लूजन। ठीक है, ये तुम्हारा 5 मार्क का आंसर हो जाता है। रेफरेंस का भी दिया गया, कहीं रेफरेंस में कितना इसका रोल है? नहीं, ये आर्टिकल में नहीं दिया था, एनबी के अंदर भी आई डोंट थिंक उसने ऐसा कुछ बताया, क्योंकि उधर भी फाइब्रोसिस रहेगा ना। हाँ, रेकरेंस में रोल तो होना चाहिए, यू आर राइट, बट कंफ्यूजिंग भी हो सकता है ना, लाइक नॉर्मल हीलिंग विल बी फाइब्रोसिस एंड यस, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। बाकी इसने जो यहाँ पे एनबी के अंदर जो एग्जांपल दिए हैं ना, वो सारे रेकरेंस वाले ही हैं। देख, ये क्या है अपना, मे बी स्टेज 4, हाँ स्टेज 4 था ना, सैल्वेज कीमोथेरेपी लिया, उसके बाद का रिजल्ट, मतलब बिगिनिंग विद स्टेज 4 मे बी ओनली, यस, दे ट्राइड कीमो एंड देन दे ट्राइड दिस, यस, मतलब उसका रेकरेंस बोलो या फिर रिस्पांस बोलो, दोनों में फैपी काम करता है बेसिकली। हाँ, रेकरेंस में जैसे पैट भी इश्यू करता है ना, वैसे पूछ रहा था मैं कि समझ गया, फैपी भी फाइब्रोब्लास्ट पे काम कर रहा है, तो वो भी पते पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। समझ गया मैं, पर वो कहीं पे लिखा नहीं है, तेरा डाउट समझ गया मैं, बट हाँ बराबर वो लिखा नहीं है, एटलीस्ट इसमें तो आई डोंट थिंक लिखा है, फिर भी एक बार आर्टिकल के थ्रू एक बार देखना। ओके, थैंक यू। में क्या रिकमेंडेशन है हेमी के? सो इंडिटरमिनेट जो रहते हैं 3-4 बेथेस्डा एंड पेपिलरी थायराइड कैंसर लेस देन पेपिलरी और मे बी फॉलिकुलर भी with less than 4 centimeters without high risk region, मतलब differentiated बोल सकते हैं in place of papillary, differentiated less than 4 without risk feature and 3-4 रहेगा अगर बेथेस्डा, तो कर सकते हैं हेमी। ठीक है, ये अपने को पता है। इसके बाद एडिशनल फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन रिकमेंडिंग ए हेमी सच एज पेशेंट प्रेफरेंस क्या है ना, पोटेंशियल फॉर कंप्लीशन थायरेक्टमी है क्या उधर, नीड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव आरएआई देना है तो कंप्लीशन कर, मतलब कंप्लीट ही करना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन फॉर लॉन्ग टर्म सर्विलेंस है क्या, पेशेंट कम मतलब उसके लिए आ सकता है क्या लॉन्ग टर्म सर्विलेंस के लिए, स्पेशली आफ्टर हेमी जो सर्विलेंस रहता है वो इमेजिंग यूएसजी वी कैन डू, बट थायरोग्लोबुलिन का लेवल में मतलब ऐसा कट ऑफ है बट इट इज नॉट स्टैंडर्ड, तो वो इश्यू रहते हैं सारे, और फॉलो अप करना है तो कब तक करना है, ऑन लॉन्ग टर्म में भी ये कॉस्टली हो जाएगा और पेशेंट के लिए थोड़ा बार बार आना वो भी दिक्कत का बात हो जाएगा। सो ये सब भी इश्यू रहते हैं, वो सब देख के ही अपने को डिसीजन लेना है ना। ओके, सो यही उन्होंने बोला है कि वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी बट ऑल्सो ऑन हेल्थ केयर रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हेन कंसीडरिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच टू ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। ठीक है, तो अभी इनिशियल सर्जरी कैसे चूज करना अपने को, तो डेफिनेटली थायराइड नोड्यूल का इमेजिंग फैक्टर्स अपन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, एफएनए में क्या है वो देखेंगे, मोलिकुलर टेस्टिंग अगर अवेलेबल है तो वो देखेंगे, लोकल सिम्टम्स है क्या, लोकल सिम्टम रहेंगे मतलब एग्रेसिव डिजीज है, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री है, मल्टीफोकल है, एग्रेसिव है, वी विल डायरेक्टली गो फॉर टोटल, हेरिडिटरी वही सेम बात, रेडिएशन एक्सपोजर का हिस्ट्री है, वी विल गो फॉर टोटल, बेसलाइन थायराइड हार्मोन लेवल क्या है, और प्रेजेंस ऑफ ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज और इज देयर और नॉट, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल थायराइड नोडुल्स एंड पेशेंट प्रेफरेंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। ये सारे फैक्टर कंसीडर करके अपने को डिसीजन लेना, जस्ट नॉट कि इट इज लेस देन 1 to 4 सेंटीमीटर, वी हैव टू थिंक ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर। ठीक है, अभी हेमी का डेफिनेशन अपने को पता है, इप्सिलेटरल लोब अलोंग विद द स्थमस, ठीक है, नोड डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट, सेंट्रल नोड। ओके, पैराथायरॉइड आरएलएन बचाना है, बताइए अपने को। नाउ प्री ऑपरेटिव क्या क्या इमेजिंग फाइंडिंग्स अपने को देखनी है, वन बाय वन इन्होंने बोला है, तो नोड्यूल साइज देखना ही है अपने को, नोड्यूल साइज लेस देन 1 या इवन 1.5 तक वेट एंड वॉच का भी ऑप्शन रहता है, और इवन हेमी भी कर सकते हैं, मतलब वही डिपेंडिंग अपॉन द
पेशेंट प्रेफरेंस और फॉलोअप में कोई इश्यू तो नहीं है, ऐसा सब देख के। सो नोड्यूल साइज कैसे मैटर करेगा उसी का उन्होंने दिया है। लेस देन 1 में कोई डाउट नहीं है अपने को, एम ही करना है। मोर देन 4 में अपने को कोई डाउट नहीं है, बट बीच वाले जो रहते हैं उसमें हाई रिस्क फीचर अदर भी देखने हैं, ये इसका हुआ है ना। और अगर नोड है तो डेफिनेटली अपने को करना ही है, जो हाई रिस्क फीचर में आ जाएगा अपना। ठीक है, तो हाई रिस्क फीचर बेसिकली एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन, एग्रेसिव हिस्टोलॉजी है क्या, नोड है क्या, वो सब देखना है। फर्स्ट थिंग हो गया नोड्यूल साइज। देन सस्पिशियस नोड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सस्पिशियस नोड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आगे एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन, इन्वेजन इनटू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, तो वो उसको बना देगा हाई रिस्क एग्रेसिव डिजीज फॉर हाई रिस्क फॉर डिजीज एंड लोकल रेकरेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें कौन आएगा, एटीए इंटरमीडिएट और हाई ग्रेड वाले आएंगे, हाई रिस्क वाले आएंगे, जो अपन ने पढ़ा था, अवनीत ने पढ़ाया था, इंटरमीडिएट एंड हाई रिस्क वाले। ठीक है, तो तीन रिस्क पोस्ट ऑफ अपन जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी रहती है, लो, इंटरमीडिएट, हाई। ठीक है, लो इज बेसिकली R0 एंड देयर इज नो एग्रेसिव हिस्टोलॉजी, है ना। इंटरमीडिएट इज R1 और एग्रेसिव हिस्टोलॉजी, एंड हाई रिस्क इज R2 और मेटास्टेटिक डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो एग्रेसिव हिस्टोलॉजी में क्या है, तो पीटीसी में अपन याद रख सकते हैं टिक, एग्रेसिव हिस्टोलॉजी, टॉल सेल, इंसुलर, कोल्यूमनर, उसके अलावा ऑन्कोसिटिक कार्सिनोमा, जो हर्दल सेल पहले अपन बोलते थे, अभी उसको नए वाले क्लासिफिकेशन में ऑन्कोसिटिक कार्सिनोमा नाम चेंज कर दिया। ठीक है ना। फोलिकुलर है, फोलिकुलर को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सब एग्रेसिव हिस्टोलॉजी अगर रहेगा तो अपने को, और मतलब इवन मार्जिन इज R0 एंड एग्रेसिव हिस्टोलॉजी, तो वी विल कंसिडर इट इंटरमीडिएट रिस्क। ठीक है, तो ये देखना है अपने को इमेजिंग में, सस्पिशियस नोडुल करेक्टर है ये सब, प्लस अपने को आरआई देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा वो भी देखना है। अगर उसको अपने को लग रहा है नोड है या कुछ भी इश्यू है कि देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली टोटली करेंगे। ठीक है, लिम्फ नोड स्टेटस आ गया इसी में, लिम्फ नोड अगर सस्पिशियस है, इन्वॉल्व लग रहा है अपने को आरआई देना पड़ सकता है, तो वी विल गो फॉर टोटल। ठीक है, और नोड को चेक करना है पहले, अगर अभी इमेजिंग में नोड मिल गया वी विल डू एफएनएसी और उसका थायरोग्लोबुलिन वॉशिंग भी करेंगे, सो दैट वी कैन डिटेक्ट नोड पॉजिटिव और नॉट। उसी के बेस पे अपन अंदर जाएंगे, फिर एमई का प्लान ही नहीं रखेंगे अगर नोड है तो। फाइंडिंग इन कॉन्ट्रालेटरल देखना ही है, कॉन्ट्रालेटरल नोड लोब में अगर रहेगा तो टोटल करेंगे। बेथेस्डा रिजल्ट्स देखने एफएनए में। ठीक है, सो बेथेस्डा 2017 अपने को पता है, लेट जो अपन फॉलो करते हैं अभी, उसमें 6 कैटेगरीज उन्होंने दिया है, नॉन डायग्नोस्टिक, बेनाइन, AUS या FLUS और follicular neoplasm, then suspicious for malignancy and malignant। ठीक है, 5 और 6 में तो जनरली अपन मतलब साइज तो देखना है, जनरली टोटल के लिए जाते हैं। 3 और 4 में अपन बोलते हैं कि वी कैन डू जेनेटिक टेस्टिंग और वी कैन गो फॉर लोबेक्टमी या हेमिथाइडेक्टमी। ठीक है, ये जो एक अपना एक ब्रीफ समरी में रखते हैं, बाकी अदर फीचर्स भी देखने, तो वही इसने लिखा है। हेमिथाइडेक्टमी फॉर सोलिटरी थायराइड नोड्यूल, बेथेस्डा 3-4, इंडिटरमिनेट साइटोलॉजी। ठीक है, ये हो गया, वही समरी है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। देन ब्राफ का क्या रोल है ये क्लियर नहीं है, मतलब ब्राफ मिलता तो है पीटीसी में मोस्ट ऑफ 60% केसेज में, बट ब्राफ रहेगा तो टोटल करना है कि हेमी करना है, ऐसा क्लियर नहीं है, क्योंकि इवन इफ इट इज माइक्रोकार्सिनोमा, पेपिलरी माइक्रोकार्सिनोमा एंड ब्राफ पॉजिटिव, देन स्टिल इट इज लो रिस्क। तो इसका अभी क्लियर नहीं है कि क्या करना है ना। बट TERT, टर्ट प्रोमोटर जो रहता है, वो अगर है तो अपने को टोटली करना है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बिकॉज टर्ट प्रोमोटर म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ रेकरेंस एंड मोर एग्रेसिव डिजीज कोर्स, इसलिए इसमें टोटल करना है, ब्राफ का अभी क्लियर नहीं। ठीक है, फिर आ गया प्री ऑपरेटिव थायराइड हार्मोन लेवल्स, तो अपन सारा देखते ही हैं, TSH, TPO और ये सब लेवल देख के अपने को प्लान करने में हेल्प मिल सकती है। ठीक है ना। जैसे ली एट ऑल का एक स्टडी है, इनका बोलना है कि अगर प्री ऑपरेटिव TSH मोर देन 2.5 रहे और
टीपीओ पॉजिटिव रहे तो फिर वो उधर थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट का नीड रहेगा ओनली 7% पेशेंट्स, ठीक है, कंपेयर टू सॉरी गलत पढ़ गया मैं, 78% में नीड रहेगा अगर TSH ये ज्यादा है और टीपीओ पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो ओनली 7 में रहेगा, मतलब जो थायराइड देना पड़ेगा कि नहीं, इवन आफ्टर हेमी भी अपने को देना पड़ सकता है अगर टीपीओ पॉजिटिव है और TSH मोर देन 2.5 है। कितने में? 78% में। तो वो भी फैक्टर देखना, जब देना ही पड़ रहा है तो पूरा निकाल दो, रिस्क नहीं रहेगा, फॉलोअप में झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी कंसीडर करना है। उसके बाद पेशेंट स्पेसिफिक हाई रिस्क, तो अपन को पता है चाइल्डहुड में नेक रेडिएशन, फैमिली हिस्ट्री, ये सब पेशेंट एसोसिएटेड हाई रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। उसके अलावा फॉलोअप का भी हो सकता है वो रिमोट एरिया में रहता हो, बार बार फॉलोअप के लिए उसके लिए आना बहुत दिक्कत की बात है ना, तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। या पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है कि भाई डिजीज आ नहीं जाए, रह गया ये वो, तो वो भी सारे फैक्टर देखने हैं अपने को। देन ऑब्वियसली रिस्क ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन टोटल में ज्यादा रहेगा, एमई में कम रहेगा, वो भी कंसीडर करना है। तो मल्टी फैक्टोरियल है, इस पे क्वेश्चन अपने आया हुआ है। और पेशेंट प्रेफरेंस तो देखना ही देखना है अपने को। ये सब समझाने के बाद पेशेंट को क्या समझता है, मतलब उसको टोटल करवाना है, हेमी कराना है, सारा रिस्क समझाने के बाद, है ना। सिर्फ अपने को ये नहीं बोलना है कि हेमी में मॉर्बिडिटी कम रहेगी, टोटल में ज्यादा रहेगी, ना बोलेंगे तो कोई भी चूज करेगा कि हम हेमी ही करवाएंगे। सब उसको बोलना है कि फॉलोअप भी रहेगा, ऐसे ऐसे फॉलोअप रहेगा, ये रिस्क रह सकता है। वो एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट क्या चूज करता है वो करना है, ठीक है। तो जनरली अगर अपन रिस्क स्ट्रेटिफाई करके बोलते हैं कि लेस देन 30% रिस्क है अगर कंप्लीशन का नीड का, देन मोस्ट ऑफ पेशेंट्स गो फॉर हेमी, अदरवाइज तो मोस्ट ऑफ पेशेंट्स चूज टोटल थायरेक्टमी। ऐसा इनका स्टडी है एक। फॉलोअप कैसे करेंगे आफ्टर हेमी? फॉलोअप वही रहेगा अपना जैसे एटीएम में टोटल का अपन करते हैं, बस इसके क्राइटेरिया अलग रहेंगे, ठीक है ना। वही थायरोग्लोबुलिन देखना है, TSH का टारगेट लेवल रखना है, वो सब अपने को करना है, USG करवाना है, ठीक है। स्टेजिंग अपने को पता है सबको, स्टेज ग्रुप्स, ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ये है ही अपना लो, इंटरमीडिएट, हाई। सो लो ये हो गया बेसिकली, समरी में याद रखें तो R0 या फिर कोई एग्रेसिव हिस्टोलॉजी नहीं होना चाहिए। एग्रेसिव कौन कौन है? टॉल सेल, इंसुलर, कोल्यूमनर, अर्दल सेल, अभी इसको चेंज कर दिया है, इट इज नोन एज ओंकोसिटिक और FTC, ठीक है। और नया वाला जो अपना मतलब 2009 में ही था लो रिस्क का, इसके बाद 15 में जो है तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप इसके साथ म्यूटेशनल वो भी इन्वॉल्व कर लो, या ट्यूमर का जैसे पेपिलरी माइक्रोकार्सिनोमा विद ब्राफ है वो भी इसमें आ जाएगा। एक वो नोड वाला जो रहता है, इधर नोड 0 और लेस देन 2 mm, मतलब माइक्रोमेट्स मिले 5 नोड तक, तो इसमें आएगा। इंटरमीडिएट में अगर मोर देन 5 हो गए और इसमें अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर हो गया तो वो भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया। मल्टीफोकलिटी वगैरह अपने को पता ही है सब इश्यू, मल्टीफोकलिटी का मतलब इतना क्लियर नहीं है। मल्टीफोकलिटी में बोलते हैं कि अप टू 5 फोकाई यूनिलेटरल लोब है तो वी कैन गो फॉर हेमीथायरेक्टमी, बट स्टिल इट इज नॉट ए नॉर्मल, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है, ऐसा लेवल 1 एविडेंस अभी नहीं है, कंफ्यूजन ही है कब क्या करना है, ठीक है। फॉलो अप वही डायनेमिक रहेगा इसमें। इसमें जो लेवल रहेगा वो 30 रहता है थायरोग्लोबुलिन का जो कट ऑफ है। तो डायनेमिक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन सबसे पहले अटल ने दिया था, मतलब पूरा कंप्लीट थायराइड में, जिसमें अपन थायरोग्लोबुलिन, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंड TSH लेवल चेक करते हैं, टारगेट अपने रखते हैं उसके अकॉर्डिंग, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसी को डायनेमिक रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। तो उसमें इसका कितना लेवल रखेंगे? डेफिनेटली उतना तो रख नहीं सकते कि 0.2 और स्टिमुलेटेड 1 उतना, क्योंकि इसमें लोब बच रहा है आधा। तो इन्होंने एक आइडिया लगाया, किसने? मोमेसो ने, कि जब पूरा ग्लैंड है वो थायरोग्लोबुलिन बनाता है